दोस्तों नमस्कार। जब से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल हो रही है, तब से हर लेवल पे ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि इससे हमारे जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश जो है जैसे बांग्लादेश, उससे भारत को कितना आर्थिक नुकसान होने वाला है। क्या इससे भारत के एक्सपोर्ट्स को फर्क पड़ेगा या कोई ऐसी चीजों में फर्क पड़ेगा जिससे भारत की इंडस्ट्री को सेटबैक लगे, या वहां पे जो उथल-पुथल हुई है उससे बांग्लादेश का ही नुकसान होने वाला है। आज हम इन सब बातों की चर्चा करें। कल के वीडियो में मैंने चर्चा करी थी कि वहां पे किस तरह से डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक चेंजेस होंगे जिसके लिए भारत को सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर बांग्लादेश में उथल-पुथल है तो वहां पे चीन का भी हस्तक्षेप होगा, अमेरिका का भी होगा, और ये दोनों इंपॉर्टेंट जो धड़े हैं वो जब अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास करेंगे तो जो बे ऑफ बंगाल है, जो बंगाल की खाड़ी है और जो इंडियन ओशन है, उसमें जो सामरिक स्थिति में बदलाव आएगा उसको भी हमें समझना होगा। लेकिन दोस्तों, आज की चर्चा हम फोकस करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट को लेकर। इसलिए अगर आप व्यापार से हैं या बांग्लादेश में आप आयात या निर्यात का काम करते हैं तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो उथल-पुथल हुई है उसका भारत की कंपनियों में खासकर कौन से क्षेत्रों में इसका असर पड़ने वाला है, इसको जानना भी जरूरी है। और जो लोग बांग्लादेश के साथ व्यापार करते हैं, वहां से आयात करते हैं, उसका क्या होगा, क्योंकि भारत सरकार ने जितना भी रेल ट्रांसपोर्ट है उसको स्थगित कर दिया है। जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो अब वहां नहीं जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से वहां पे अराजकता की स्थिति है, इसीलिए प्रिकॉशन लेना ही बेहतर होगा। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है आर्थिक स्थिति को लेकर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो व्यापार है उसकी क्या स्थिति है और कौन कौन से क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। आप इस वीडियो को चाहें तो शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस तरह के मुद्दे डिटेल में विद डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस अगर आपको समझने हैं तो। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश जो दुनिया भर से आयात करता है, अगर मैं 2023 को रेफरेंस लेके चलूं, पिछले साल का, उसके पहले कोविड था तो उसको हम थोड़े समय के लिए इग्नोर कर देते हैं। कोविड के बाद एकदम बांग्लादेश में इंपोर्ट बढ़ा था, लेकिन उसके बाद वहाँ लोकल इंडस्ट्री स्टेबलाइज हुई और पिछले साल 2023 में करीब $65 बिलियन का बांग्लादेश ने आयात किया था। उस $65 बिलियन में से करीब $11.25 बिलियन भारत से एक्सपोर्ट हुआ था बांग्लादेश। अब ये जो $11.25 बिलियन का जो एक्सपोर्ट हुआ था भारत से, वो क्या चीजें थी उसकी हम थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो भारत से निर्यात हुआ बांग्लादेश वो था फ्यूल, जिसको हम कह सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट्स। क्योंकि बांग्लादेश के पास अपनी कोई बहुत बड़ी रिफाइनरी नहीं है, वो आयात पे निर्भर है और करीब $2.25 बिलियन के आसपास का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो भारत से बांग्लादेश गया। इस बात को हमें समझना होगा। तो बांग्लादेश अगर किसी भी तरह से भारत के साथ ट्रेड डिस्प्यूट करता है और ये कहता है कि हम आयात नहीं करेंगे, तो उनको फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर होना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या रेट होंगे उसका सीधा असर पड़ेगा, और खासकर जो लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्योंकि जो मेन लाइन है मार्केट, जो मेन ट्रेड रूट्स हैं, बांग्लादेश उससे हट के है, तो इसलिए एडिशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बांग्लादेश को झेलनी पड़ेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट भारत से बांग्लादेश गया, जो वहाँ की मेन इंडस्ट्री है उसके लिए, वो था कॉटन। अगर भारत से वो कॉटन नहीं लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेते हैं, क्योंकि भारत करीब बांग्लादेश की 1/3 जरूरत पूरी करता है, ओवरऑल वो $6 बिलियन के आसपास कॉटन इंपोर्ट करते हैं, भारत से करीब $2 बिलियन के आसपास। $2 बिलियन अगर वो भारत से नहीं खरीदते हैं कॉटन, तो उनको दोबारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार जाना पड़ेगा। अगर पहले ही वो कॉम्पिटिटिव होता तो 100% वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेते, भारत से क्यों लेते। इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ की इंडस्ट्री, और वहाँ की मेन इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, जिसका अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास एक्सपोर्ट्स उनका टेक्सटाइल का ही है, और उसके लिए उनको कॉटन चाहिए, और भारत उनके लिए कॉटन सप्लाई का एक बहुत बड़ा सोर्स है।
तो बांग्लादेश की अगर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाना है, तो बांग्लादेश को कॉटन चाहिए। ये बात हमें समझनी होगी। इसके अलावा बांग्लादेश में जो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री है, पशुपालन उद्योग है, उसके लिए उनको फीड मटेरियल चाहिए। वो भी करीब $750 मिलियन के आसपास भारत से सोया डीओसी, मस्टर्ड डीओसी, बाकी चीजें बांग्लादेश चाहती हैं, जो वहां के पशुपालन उद्योग में सहायता करती है। इसके अलावा बांग्लादेश में अपने वहां तो कोई बहुत बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज नहीं है, इसीलिए जितनी भी वहां पे गाड़ियां हैं, अगर मैं ये कहूं कि मोटरसाइकिल हैं, कार्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, साइकिल्स हैं, ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आयातित हैं। और उसमें भारत का हिस्सा काफी है, क्योंकि वहां पे भी करीब 1/3 के आसपास जो व्हीकल्स हैं वो भारत से जाते हैं। इस बात को भी हमें समझना होगा। तो अगर भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड रूट बंद होता है, तो इससे बांग्लादेश को काफी नुकसान होने की उम्मीद है। इसी के साथ वहां पे जो मशीनरीज हैं, जो वहां बनती नहीं है, वो भारत से जाती हैं। वहां की जो केमिकल इंडस्ट्री है, उसके लिए जो केमिकल रॉ मटेरियल है, कुछ चाइना से आता है, काफी हद तक भारत से भी जाता है। तो इस बात को भी हमें समझना होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिकल हैं, चाहे इनऑर्गेनिक केमिकल हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें बांग्लादेश को भारत और चीन, ये 2 बड़े देश हैं जो सप्लाई करते हैं। अगर भारत से वो रिश्ता टूटता है तो उनकी डिपेंडेंसी चीन पे और बढ़ जाएगी, और चीन के साथ उनको जब डील करना पड़ेगा तो आपको पता है कि वहाँ डेट ट्रैप भी है और कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा है और उतना वॉल्यूम नहीं है जितना भारत में आता है, और भारत से बहुत सारा फॉर्मुलेशन बांग्लादेश जाता है। इसके अलावा जो डे टू डे चीज़ें हैं बांग्लादेश में, जिसके कारण वहाँ महंगाई बढ़ सकती है, वो है चीनी, चाय पत्ती, कॉफ़ी, मसाले। ये सब चीज़ें भारत से जाती हैं और थोड़ा बहुत वियतनाम और बाकी आसियान कंट्री से भी आता है। लेकिन अगर वो मेन सप्लाई लाइन जो भारत से टूटती है तो बांग्लादेश में महंगाई बढ़ेगी। जब वहाँ महंगाई बढ़ेगी तो वहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल और होगी, और जो सरकार वहाँ आने चाहती है, जो वहाँ सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, उनके लिए महंगाई कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और अगर महंगाई बढ़ती है और कॉटन जैसा बेसिक रॉ मटेरियल वहाँ नहीं पहुँचता है तो कंपनियाँ बंद होंगी। कंपनियाँ बंद होंगी तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जिस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो इतना बड़ा वहाँ पे दंगा प्रदर्शन हुआ है बांग्लादेश में, वो रुकेगा नहीं। और फिर जो इस समय सत्तारूढ़ दल है जो अपोजिशन का रोल प्ले करेगा, वो इसी बात पे जो नई सरकार आएगी उसको घेरेगा कि आपने भी आके देश में कुछ किया नहीं। इसके अलावा जो वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और जो लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है बांग्लादेश में, उसके लिए जितना भी मेटल प्रोडक्ट है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, लोहा हो, स्टील हो, वो सब भारत से जाता है। इसीलिए वहाँ का जो मिडिल एसएमई सेक्टर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, उसकी लाइफलाइन भी भारत से जुड़ी हुई है। बहुत कुछ चाइना से भी आता है, लेकिन भारत का रोल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, इसी तरह से हम बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, रबर की बात कर रहे हैं। वहाँ भी टायर इंडस्ट्री है, उसको भी रबर चाहिए, बाकी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी रॉ मटेरियल चाहिए, जो काफ़ी हद तक भारत से जाता है। तो ये बात हमें समझनी होगी। और जहाँ तक खाने की बात है वो मैं आपको बता चुका। तो कुल मिला के जो बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति है, भारत के साथ अगर उसके संबंध बिगड़ते हैं तो हर लेवल पे बांग्लादेश को चोट होगी। उसको फिर एक ही देश पे निर्भर होना पड़ेगा, वो है चीन, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आप कितना माल ले पाएंगे। बांग्लादेश की आबादी कम नहीं है, लेकिन वहाँ पे कितना सामान आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से रोज लेंगे, यहाँ तक कि आपकी बेसिक स्टेशनरी, पेपर, बुक्स, फर्नीचर, ये भी भारत से जाता है। तो इसीलिए बांग्लादेश को ये बहुत सोच समझ के काम करना होगा कि अगर जैसे मालदीव का एग्जाम्पल हमारे साथ है, उनके लापरवाही जो बयान आए थे वहाँ के नेताओं के और मंत्रियों के, उसके कारण जो मालदीव है उसको अपनी आर्थिक स्थिति बिगाड़नी पड़ी और उसकी चुनौतियां वहाँ बढ़ गई। यही हाल बांग्लादेश के साथ होगा। इसीलिए बांग्लादेश को भारत के साथ बहुत संभल के चलना होगा। अब भारत बांग्लादेश से क्या लेता है, भारत की डिपेंडेंसी कितनी है, ये भी हमें समझना होगा। बांग्लादेश करीब 55 करोड़ रुपए के आसपास का माल
एक्सपोर्ट करता है, आयात करता है 65 करोड़ के आसपास। तो 10 करोड़ की डेफिशिएंसी है। इसीलिए आज बांग्लादेश के ऊपर करीब $50 बिलियन का कर्ज भी है, जिसको हमें समझना होगा। और जो $55 बिलियन है उसमें से मात्र $1.9 बिलियन भारत में एक्सपोर्ट किया जाता है। और जो चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं उसमें है बने बनाए कपड़े, एपरल्स और कुछ यार्न और फाइबर्स। कुल मिला के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आसपास ही पूरी दुनिया घूमती है। और कुछ लेदर के प्रोडक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे स्लॉटर हाउसेज हैं, तो लेदर प्रोडक्ट्स कुछ, और बहुत ही छोटी मात्रा में कुछ प्लास्टिक के आइटम या मछली उत्पादन जो बांग्लादेश में होता है उसका कुछ हिस्सा इंडिया में आ जाता है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि जो बांग्लादेश की इंडस्ट्री है वो अपने एक्सपोर्ट करने के लिए भी भारत पे निर्भर है। लेकिन अगर बांग्लादेश मान लीजिए हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट नहीं करता है तो इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो अपैरल इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, उसको फायदा होगा, क्योंकि बांग्लादेश से कंपटीशन खत्म होगी। और ये नॉन एसेंशियल आइटम है, अगर कल को बांग्लादेश से नहीं भी आते तो भारत में उसके कारण किसी भी तरह की महंगाई बढ़ने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि यहाँ से ही कॉटन जाता है और वहाँ से कपड़े बन के आते हैं। जब कॉटन नहीं जा रहा है और अप्रैल महंगे हो रहे हैं और वो भारत नहीं आ रहे हैं, तो इससे भारत को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जो कॉटन एक्सपोर्ट नहीं होगा वो भारत की इंडस्ट्री कंज्यूम करके यहीं पे अप्रैल बना के भारत की मार्केट को यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपना मुनाफा कमाएंगे। तो ये स्थिति है। अगर हम आर्थिक रूप से बांग्लादेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको अगर देखें और उसका अगर हम आर्थिक विश्लेषण करें, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले दिन बांग्लादेश को महंगाई झेलनी पड़ेगी। वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जो मीडियम इंडस्ट्रीज है, अगर उसको कच्चा माल नहीं मिला तो उनके बंद होने के आसार हो जाएंगे। ओवर डिपेंडेंसी ऑन वन सोर्स, चाइना या अंतर्राष्ट्रीय बाजार, वहाँ पे सप्लाई तो दे पाएगा लेकिन ओवरऑल महंगाई बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो वहाँ की जो इंडस्ट्री है जो आज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है वो महंगी हो जाएगी, तो उनका एक्सपोर्ट भी घट सकता है। जब एक्सपोर्ट घट रहा है और आयात बरकरार है तो वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आना लाजमी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना लाजमी है, महंगाई बढ़ना लाजमी। क्या आने वाली सरकार इन चुनौतियों के लिए तैयार होगी, ये समझने की बात है। और भारत के साथ क्योंकि एक अच्छा संबंध था, यहाँ से हम बिजली भी एक्सपोर्ट करते हैं, करीब 1,100 के आसपास 1,100 मेगावाट के आसपास हम बिजली भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिला के स्थिति कॉम्प्लिकेटेड होगी आने वाले दिन। अब देखना यह है कि बांग्लादेश की सरकार उसको कैसे संभालती। भारत के लिए बांग्लादेश अब एक कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक चैलेंज बनेगा, और अगर बांग्लादेश ने चीन या अमेरिका को अपने यहाँ आने की जगह दी तो एक स्ट्रैटेजिक सेटबैक भारत के लिए हो सकता है। और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा हमें स्ट्रैटेजिक लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम है उसका भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिन बांग्लादेश के लिए सुखद होंगे, वहाँ की जनता खुशहाल होगी या और समस्याएं बढ़ेंगी? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।